काइनेटिक फ्रिक्शन से बच्चों हमने एक क्वेश्चन आज लिया हुआ है, बड़ा ही मजाकिया क्वेश्चन है। आओ जरा देखते हैं मोशन ऑफ एन इंसेक्ट इन ए रफ बोल। अगर किसी रफ बोल में, किसी रफ कटोरे में कोई इंसेक्ट क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ चढ़े तो वो कितनी हाइट तक जा पाएगा। आज हम इस चीज को समझेंगे और इस हाइट को पता लगाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, हमारे पास में आप देख सकते हैं एक इंसेक्ट है, आई मैंने शो किया हुआ है। ये एक हमारे पास में रफ बोल है और इस रफ बोल की जो रेडियस है वो रेडियस सपोज कर लो कैपिटल आर है। अब इसके बॉटम पॉइंट ए से कोई इंसेक्ट क्रॉल करते करते ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको पता लगाना है ये इंसेक्ट कितनी हाइट तक उठेगा। आपको ये जो हाइट एच मैंने यहाँ शो करी है ना, ये वाली हाइट, ये आपको हाइट फाइंड करनी है। ये इंसेक्ट कितनी ऊंचाई तक जा पाएगा। देखो, इंसेक्ट को अगर क्रॉल करना है तो क्या जरूरी है? इंसेक्ट को क्रॉल करने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है। सरफेस अगर रफ होगा तभी चल पाएगा। तो मैंने मान लिया है कि इस बॉल की जो रफनेस का जो मेजरमेंट है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, वो है म्यू। आओ जरा देखते हैं कि इंसेक्ट कितनी हाइट तक इस रफ बॉल में राइज कर पाता है। आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें। मैंने मान लिया है कि इंसेक्ट पॉइंट ए से क्रॉल करते 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 मान लो पॉइंट पी तक आ जाता है। पॉइंट पी पर देखिए, जब ये पहुंच रहा है तो इस पॉइंट पी को मैंने इस सेंटर ओ से ज्वाइन किया हुआ है बोल के, और मान लेता हूं कि ये जो एंगल बन रहा है, जिस एंगल तक ये राइज कर रहा है, एंगल ऑफ द राइजिंग ऑफ द इंसेक्ट इज थीटा। जरा सोचिए, इसके इंसेक्ट पर अभी मौके पर ये बैलेंस्ड मोड में है, अभी ये इस पॉइंट तक ये जा पा रहा है, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है। तो जरा सोचिए इस इंसेक्ट पर कितने टोटल फोर्स लग रहे हैं। इसका बनाइए फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए, इंसेक्ट पर अगर हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम इसका, तो इस पर देखिए एक तो वेट काम कर रहा है, आप बोलेंगे वर्टिकल डाउन। क्या काम करेगा? बोलेंगे mg, ये इसका वेट हो जाएगा। इस वेट के अदर तो बोलेंगे ये सरफेस को दबा रहा होगा, तो सरफेस की अपनी एक रिएक्शन बनेगी। चलो ठीक है, मान लेते हैं ये रही सरफेस की रिएक्शन। सरफेस ने इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा दी है सरफेस के परपेंडिकुलर। और बोलेंगे इसको अगर चलना है तो एक फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं मान लेता हूं कि भाई चलो, ये जो फ्रिक्शन इसको मिल रहा है वो इस तरफ ऐसे जिधर मूव कर रहा है, ये इसका है फ्रिक्शन, सरफेस की फ्रिक्शन। भाई बिना फ्रिक्शन के चल नहीं पाएगा। कुछ लोग पूछेंगे मैंने फ्रिक्शन को मोशन की डायरेक्शन में शो किया है, गलत बात। हाँ भाई गलत बात, क्योंकि क्रॉल कर रहा है ना, क्रॉल करने का मतलब क्या है? ये अपने पैर को पीछे की तरफ चला रहा है, बैक साइड में, जिस और फ्रिक्शन इसको आगे की तरफ लेके जा रहा है। तो ये एफ आर मैंने इसको दिखाया हुआ इस तरीके से। अब जरा देखिए ध्यान से, यही तीन फोर्सेस पे लग रहे हैं। कौन सा फोर्स किसे बैलेंस कर रहा है? आओ जरा समझते हैं। देखिए, ये जो लाइन ओ ए है, इस वेट वाली लाइन के ठीक पैरेलल में है। तो अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो क्या ये वाला भी एंगल थीटा ही बनेगा? अरे भाई, अगर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम बनते हैं, है कि नहीं? तो एंगल ये थीटा ही बनेगा। तो mg का देखो एक पार्ट रेडियली आउटवर्ड आएगा जो कि बनेगा mg cos थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन के जस्ट अपोजिट है, इसको इक्वलाइज कर देगा, बैलेंस कर देगा। अभी देखो ध्यान से, mg का दूसरा पार्ट, तो बोलेंगे दूसरा पार्ट बनेगा टेंजेंशियल। ये पार्ट इधर आने वाला है, इंसेक्ट के मोशन के जस्ट अपोजिट। ये पार्ट कितना बनेगा? तो बोलेंगे ये पार्ट बनेगा mg sin थीटा। तो क्या mg sin थीटा फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है? हाँ। और लिखते हैं चीजों को, यहां लिख रहा हूं, लेट इंसेक्ट कैन क्रॉल अप टू height small h and angle theta as shown in the figure then see, अगर हम लिखें यहां पर तो mg sin theta किसको बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स को। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द mg sin theta एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। और वहीं पर अगर समझना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस इज बैलेंस्ड बाय द mg cos थीटा, कंपोनेंट mg cos थीटा। वेट mg के दो पार्ट बन गए, पहला पार्ट mg sin, दूसरा mg cos। mg sin ने फ्रिक्शन को बैलेंस कर दिया और mg cos थीटा ने
नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है। एक काम करें, दोनों को डिवाइड कर डालें, तो ऑन डिवाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन हमें क्या मिलेगा, ये mg कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमें मिल जाएगा tan थीटा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और आप सभी को पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो होता है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। हमको पता था कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, किसी भी सरफेस के द्वारा जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जाता है वो हम लोग देते हैं म्यू इंटू आर से। आर का मतलब नॉर्मल रिएक्शन, जो इस केस में कैपिटल एन है। तो हम चाहें तो एफ के प्लेस पर म्यू एन रख सकते हैं, एन से एन कैंसिल हो जाएगा और ये हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो tan थीटा इक्वल्स म्यू। देखो आपका आंसर थीटा के फॉर्म में आ रहा है। इंसेक्ट कितने एंगल तक जा पाएगा, तो बोलेंगे इस थीटा की वैल्यू बनेगी tan इनवर्स म्यू। अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम हो तो हम एंगल के फॉर्म में अपना आंसर दे सकते हैं। इंसेक्ट कैन राइज अप टू द एंगल थीटा इक्वल्स tan इनवर्स म्यू, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर द बॉल एंड द इंसेक्ट। अब जरा देखें ये कितनी हाइट तक चढ़ पा रहा है। हमें चूंकि हाइट को फाइंड करना है तो हम जो है थीटा को यहां से गायब करेंगे। सोचिए, पॉइंट P की जो हॉरिजॉन्टल जो पोजीशन है, इस डायरेक्शन में मैंने इसको आगे बढ़ाया हुआ है। आप देख रहे हैं पॉइंट Q तक आके कट कर रहा है इस वर्टिकल लाइन OA को। चलो मान लेते हैं कि पॉइंट Q की जो ऊपर से हाइट है, ये हाइट मान लो है y। आप देख सकते हैं, देखिए OA क्या चीज है, रेडियस है, और OQ y है। अगर मैं इस रेडियस में से इस ऊपर वाली हाइट को माइनस कर दूं, क्या मुझे h की वैल्यू मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी। तो वही कर दीजिए। तो यहां लिखने जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ द इंसेक्ट h इक्वल्स r माइनस y। देख लीजिए भाई, ये चीज क्या है, ये पूरी रेडियस है और ये y था। अगर हम इस r में से y को माइनस कर दें तो हमें ये h मिल जाएगा। सीधी सी बात है, सभी को पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या y को निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं यार। देखो यहाँ पे एक नया ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये OPQ, OPQ, ये एंगल हमारा थीटा है, ये इसकी रेडियस है r और ये है y। बोलेंगे cos थीटा क्या बनेगा, y बाई r। तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, r cos थीटा। तो क्यों ना हम y को यहां से गायब कर दें और लिख दें इसके जगह पर r cos थीटा, r cos थीटा। r कॉमन कर लीजिए, विद इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। तो हाइट को हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर हम देना चाहें तो इस हाइट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h इक्वल्स r इंटू 1 माइनस cos थीटा। थीटा इज द मैक्सिमम एंगल अप टू विच इट कैन राइज and it can be calculated by theta equals tan inverse mu। देखो ध्यान से, हम इस थीटा को यहां से गायब करेंगे और म्यू के फॉर्म में आंसर देंगे। तो देखो क्या आपने अभी देखा था जस्ट कि tan थीटा की वैल्यू क्या थी, म्यू थी। तो एक नया ट्रायंगल बनाइए और इस बार इसका हेल्प लेकर के cos थीटा को पता लगाएं। tan थीटा इक्वल्स म्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जरा बताओ हाइपोटेनस की वैल्यू क्या बनेगी, अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो अगर मैं इस ट्रायंगल से लिखूं यहां पर cos थीटा की वैल्यू तो क्या बनेगी, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। यानी हम चाहें तो इस हाइट को ऐसे भी लिख सकते हैं r इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। दिस इज द maximum height up to which an insect can crawl in a rough bowl। है ना मजेदार क्वेश्चन। इंसेक्ट जो है जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा तो इसके वेट का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। थीटा के बढ़ने पर sin थीटा की वैल्यू बढ़ेगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब फ्रिक्शनल फोर्स mg sin थीटा से कमजोर पड़ने लगेगा तो इंसेक्ट क्रॉल नहीं कर पाएगा और नीचे गिर पड़ेगा। ठीक है ना, याद रखेंगे इस चीज को। यहाँ पे जो टेंजेंशियल कंपोनेंट mg sin थीटा है यही डिसाइड करेगा कि इंसेक्ट कितना ऊपर जाएगा, mg sin थीटा। एक चीज और देखो ध्यान से, यहाँ पर एक चीज और ध्यान से यहाँ पे देखिए, अगर म्यू की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब ये जो हमारा सरफेस था
बॉल का ये पूरी तरीके से स्मूथ हो जाए। तो म्यू स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर यानी कि 1 + 0 1, 1/1 1, 1 - 1 0, 0 × समथिंग 0 यानी कि h की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर हमारा सरफेस स्मूथ हुआ तो इंसेक्ट क्रॉल ही नहीं कर पाएगा और ऊपर नहीं जा पाएगा, इंसेक्ट बॉटम में ही पड़ा रहेगा। तो मज़ा आ गया सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में।